जो डिटेल्स डिस्कस किया गया है वो सारी चीज़ आज की इस वीडियो में क्लैरिटी रहेगी। तो सिटीजन का रोल शुरू होता है जून 25 से। जून 25 से जून 24 तक ये फेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है BLOs के लिए, वोटर्स के लिए, बिकॉज यहीं पर आपको फॉर्म दिया जाएगा। पहले ये शेड्यूल समझने से पहले इलेक्शन ऑफिशियल्स का जो हायरार्की होता है वो समझ लेना ज़रूरी है। तेलंगाना में जितने भी ऑफिशियल्स इलेक्शन से जुड़े होते हैं, इलेक्टोरल रोल से जुड़े होते हैं, वोटर लिस्ट की जो लिस्ट होती है जो बनाते हैं, उनमें लोग जो उसको हैंडल करते हैं वो इस तरह से हैं। सब में टॉप लेवल पे किसी भी स्टेट के सब में टॉप ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, CEO। तो पूरे तेलंगाना के एक CEO होते हैं, स्टेट के एक CEO, हर स्टेट के एक, उसी तरह तेलंगाना का भी एक CEO है। अब क्योंकि तेलंगाना में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तेलंगाना CEO के अंडर में, बट हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेड जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं। जैसे GHMC के केस में GHMC कमिश्नर है DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के एक हेड होते हैं। फिर एक डिस्ट्रिक्ट में कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, तो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एक ERO होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद में मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हर एक के अपने अपने EROs हैं, तो वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हेड होते हैं। अब एक ERO के अंडर में कई AEROs होते हैं। AEROs इज नथिंग बट असिस्टेंट EROs, जिनका काम होता है असिस्ट करना है ERO को इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे। अब ERO जो ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो घर घर जाके सबको फॉर्म्स देते हैं या फिर फॉर्म 8, फॉर्म 6 वगैरह जो हैंडल करते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो होते हैं BLOs। BLO इज नथिंग बट बूथ लेवल ऑफिसर। 10 बूथ लेवल ऑफिसर को मिलाकर एक बूथ लेवल सुपरवाइजर होता है, बूथ लेवल ऑफिसर सुपरवाइजर होता है। मतलब 10 BLOs का एक हेड BLO सुपरवाइजर, BLO सुपरवाइजर का हेड AERO का हेड ERO का हेड DEO का हेड CEO। ये इलेक्शन हायरार्की है। अब वापस अपने इलेक्शन जो ऑफिशियल्स हैं वो कैसे रोल प्ले करेंगे SIR में यहाँ पे देखेंगे। तो पहला फेज जो स्टार्ट हो रहा है जून 25 से जुलाई 24 तक चलेगा। यहाँ पे 3 लोगों का काम बहुत ज़्यादा होगा, और भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, और भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगे, और भी NGOs इन्वॉल्व होंगे, बट मेन रोल 3 लोगों का होता है। जून 25 से 24 के बीच में 3 लोग का जो मेन रोल है वो है सिटीजन्स, ऑब्वियसली उन्हीं का SIR है, तो सिटीजन्स का मेन रोल है। सेकेंड रोल है BLOs का, थर्ड रोल है BLAs का। अब BLO तो बूथ लेवल ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और BLA होता है पार्टी की तरफ से। हर एक रिकग्नाइज पार्टी का अपना BLA होता है। जैसे हैदराबाद के केस में कांग्रेस का अपना BLA होगा, BJP का अपना BLA होगा, AIMIM का अपना BLA होगा, BRS का अपना BLA होगा। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो रिकग्नाइज है उनका एक एक BLA होता है। तो एक बूथ लेवल पर 2 लोग होते हैं, एक होता है BLO जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरी तरफ होता है BLA जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। ये दोनों इस वास्ते होते हैं ताकि चेक्स एंड बैलेंस रह सके, ताकि किसी का भी नाम अननेसेसरी हटे ना, और जो इनएलिजिबल है उनका नाम उस लिस्ट में आए ना। ये इंश्योर करने के लिए दोनों का चेक्स एंड बैलेंस होता है। तो जून 25 से जुलाई 24 के बीच में BLO आपके घर पे फॉर्म लेकर आके देंगे। अब सवाल ये है कि कितने फॉर्म मिलेंगे और किसको मिलेंगे। ये फेज को पहली बात होम टू होम विजिट बाय BLO का जो फेज है उसको एनुमरेशन फेज बोलते हैं। इस फेज के दौरान वो सारे इलेक्टर को मिलेगा, उन सारे इलेक्टर को जिनका नाम करंट वोटर लिस्ट में है। अगर आपका नाम अभी के वोटर लिस्ट में है तो आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म कहां पर आएगा? फॉर एग्जाम्पल आप पहले मलकपेट में रहते थे, अभी आप राजेंद्र नगर पे शिफ्ट हो गए और अभी आप अपना एड्रेस वोटर लिस्ट में अपडेट नहीं कराए हैं, तो आपका फॉर्म
मलकपेट ही जाएगा। तो जहाँ पे आपका एड्रेस है, जिस जगह का आपका एड्रेस है आपके करंट वोटर लिस्ट में, वहीं पर आपका फॉर्म जाएगा। तो मेक श्योर करना था, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो जहाँ पे आपका एड्रेस है वहीं पे जाएगा, तो वहाँ आपका BLO जाएगा, फॉर्म देगा। तो अगर आपका करेक्ट एड्रेस है तो करेक्ट एड्रेस पे आपका फॉर्म आएगा। अब अगर करेक्ट एड्रेस नहीं है तो फिर क्या करना है वो आगे के वीडियो के पार्ट में हम समझेंगे। अभी तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपका एड्रेस जो आपके करंट वोटर लिस्ट में सही है, तो आपको फॉर्म मिलेगा। अब क्या एक फैमिली को एक फॉर्म मिलेगा या कैसा होगा? हर एक इंडिविजुअल वोटर को फॉर्म मिलेगा। अगर आपके घर में 8 लोग हैं तो 8 लोगों को सबको अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्म एक पूरे फैमिली के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फैमिली सर्वे नहीं है, ये इंडिविजुअल वोटर का सर्वे है। तो अगर आपके घर में 8 लोग रहते हैं तो 8 लोगों को फॉर्म दिया जाएगा और हर एक वोटर को 2 फॉर्म दिए जाएंगे, उनके फॉर्म के 2 कॉपी दिए जाएंगे। मतलब अगर आपके घर में 8 लोग हैं, 8 लोगों को हर एक इंसान को 2-2 फॉर्म दिया जाएगा, तो इस तरह से 16 फॉर्म मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि 8 लोग को फॉर्म मिला और मैं किसी और के फॉर्म पे मैं फिल करूंगा, मेरे फॉर्म पे कोई और फिल करेगा, ऐसा भी नहीं चल सकता है। क्योंकि आपके फॉर्म जो आपको दिया जाएगा वो सिर्फ आपके लिए होगा, क्योंकि उस पर आपका नाम, आपके रिलेटिव का नाम, आपका एड्रेस और आपकी फोटो लगी हुई होती है। तो जिसका फॉर्म वही फिल कर सकता है, किसी और से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। ये इसीलिए हाईलाइट किया जा रहा है ताकि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती करने पर, अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो कोई गलती करते हैं तो कोई आपको नया फॉर्म नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि जब आप फॉर्म आपको रिसीव हो जाए तो उसका 2-3 जीरोक्स कॉपी निकाल लीजिए और फिर अच्छे से जीरोक्स कॉपी पे फिल कर लीजिए। जब आपको लगे कि अब मेरा सारा डेटा बराबर है, अब मैं फिल कर सकता हूं, अब मैं ओरिजिनल फॉर्म पे फिल कर सकता हूं, तभी आप फिल करिए। इससे आपके दोनों फॉर्म नीट रहेंगे। अब ये 2 फॉर्म क्यों दिया जा रहा है? अब आप सोचेंगे कि एक फॉर्म पे मैं गलती कर लेता हूं तो दूसरा फॉर्म तो है मेरे पास। नहीं, दोनों फॉर्म पे आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों फॉर्म BLO को दिखाना होगा। दोनों फॉर्म BLO देखेगा और दोनों फॉर्म पे BLO सिग्नेचर करेगा। आप फॉर्म फिल कर लेने के बाद, आपके सिग्नेचर हो जाने के बाद BLO दोनों फॉर्म पे साइन करेगा। एक फॉर्म BLO अपने साथ लेकर जाएगा, एक फॉर्म आपको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे देकर जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट है, आप फ्यूचर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपना एन्यूमरेशन फॉर्म BLO को हवाले कराऊं, और ये एक्नॉलेजमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए ये फॉर्म होगा आपके पास जो आएगा। टॉप में आप देख सकते हैं, सब में पहले इलेक्टर का नाम रहेगा, जो भी आपका नाम करंट वोटर लिस्ट में है वो यहाँ पे नाम प्रिंट होकर आएगा। उसके नीचे एपिक नंबर है, मतलब आपका वोटर ID कार्ड नंबर रहेगा। उसके बाजू का आपका करंट एड्रेस जहाँ पे आपका फॉर्म आया है वहाँ वो भी प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना नहीं है, प्री प्रिंटेड है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाजू वाले बॉक्स में सीरियल नंबर आएगा, पार्ट नंबर आएगा, असेंबली नेम, ये भी प्री प्रिंटेड है। आपको यहाँ पर भी कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज सिर्फ आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि क्या यहाँ पे आपकी डिटेल्स बराबर प्रिंट हुए नहीं हुए, क्या वो करंट इलेक्टोरल रोल के हिसाब से है नहीं है, बस देख लेना है, ताकि आप ये इंश्योर कर सके कि आप जो फिल कर रहे हैं वो आप ही के फॉर्म में फिल करें, किसी और के फॉर्म में तो गलती से नहीं फिल कर रहे हैं। इसके बाजू एक QR कोड होगा, वो आपके काम के लिए नहीं है, वो QR कोड स्कैन करके BLOs अपने ऐप से आपके डिटेल्स फिल करेंगे। तो वो QR कोड आपके लिए नहीं है, ना ही वो QR कोड को कुछ आपको चेंजेस करना है या कोई टैंपर करना है, कुछ नहीं करना है, बिकॉज वो QR कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BLOs के लिए। सो आपके लिए कुछ नहीं है, आपको उसको इग्नोर करना है। इसके बाजू ओल्ड फोटोग्राफ रहेंगे, जो आपके करंट वोटर लिस्ट में जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे पहले से प्रिंट होकर आई, ये भी चेक कर लेना है आप ही की फोटोग्राफ है या नहीं है। और बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ्स 10-10, 15 साल पुराने फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। तो करंट फोटोग्राफ आपको लगाने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, राइट साइड पे आप अपनी करंट फोटोग्राफ यहाँ पे लगा सकते हैं। अब फोटोग्राफ कैसी होना चाहिए? फोटोग्राफ जो आप अभी लगाएंगे उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए। जब आप फोटो लेने जाएंगे तो इंश्योर करिए कि बैकग्राउंड व्हाइट रहे, और जब आप फोटो लेते हैं अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो स्पेक्स हटा कर लीजिए, स्पेक्स के साथ नहीं होना है। और जब आप फोटो ले रहे हैं, लेडीज के केस में उनके कान दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, जेंट्स के केस में भी कान दिखना ज़रूरी है, बट लेडीज के केस में यूजुअली बाल से कान छुप जाते हैं, वो अलाउड नहीं है। क्योंकि ये जो फोटोग्राफ है उस स्टैंडर्ड की रहना चाहिए जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके फोटोग्राफ लेते हैं,
जब आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो वहाँ पे भी यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। जब आप फोटो लेते हैं तो कान दिखना चाहिए और आप स्पेक्स वगैरह हटा देना चाहिए। आपकी फोटो क्लियर आना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक फोटोग्राफ यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जो सेकेंड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे SIR इसी पे डिपेंड है। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे, एक कॉलम है डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल इन ऑफ द लास्ट SIR, दूसरा कॉलम है डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। अब यहाँ पे दोनों कॉलम फिल नहीं करना है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक कॉलम फिल करना है। अब किसको कौन सा कॉलम फिल करना है? अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, अब ये 2002 ही क्यों, 2003 क्यों नहीं, 2001 क्यों नहीं? क्योंकि तेलंगाना में लास्ट टाइम जो SIR हुआ था वो 2002 में हुआ था। तो अगर 2002 में आपका नाम है, मतलब 2002 की लिस्ट में आपका नाम है, तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम फिल करेंगे। उसमें से क्या क्या डिटेल्स फिल करेंगे आप? आपका नाम जो 2002 की लिस्ट में है, अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी गलती है, मगर वो आप ही का नाम है, तो आप जो गलती के साथ है वैसे ही यहाँ पे लिखना है। मतलब एज इट इज, जैसे 2002 में नाम था वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। 2002 में कुछ लोगों का एपिक नंबर था, कुछ लोगों का नहीं था। अगर नहीं है तो नहीं लिखना है तो लिख देना है। 2002 की लिस्ट में चेक कर लेना है, जिसका एपिक नंबर है उसके नाम के बाजू का एपिक नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको वहां दिख रहा है तो फिल करना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो यहाँ पे रिलेटिव के नेम में जो रिलेटिव का नाम आपके नाम के आगे लिखा हुआ है 2002 की लिस्ट में, वो नाम यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मेन उनका खुद का नाम होता है और रिलेटिव के नेम में उनके फादर का नाम होता है यूजुअली। और क्योंकि ये आपके फादर का रिलेटिव नेम में आपके फादर का नाम है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आप लिखेंगे फादर। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप ये लिस्ट ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका नाम सिर्फ हैदराबाद की लिस्ट में ही है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इंडिया में कहीं पर भी 2002 की लिस्ट में आपका नाम है तो आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि तेलंगाना में लास्ट SIR 2002 में हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी से है और हैदराबाद में सेटल्ड है, तो यूपी में लास्ट टाइम SIR 2003 में हुआ था, तो 2003 के SIR की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लास्ट SIR आपके स्टेट में जब भी हुआ था वो डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब किसी केस में आपका नाम नहीं था, मतलब 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। 2002 की लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं हो सकता? दो वजह से नहीं हो सकता। या तो 2002 में BLO आप तक नहीं आया था तो उस वजह से नहीं हो सकता, या फिर 2002 में आप 18 के हुए ही नहीं थे तो आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं हो सकता। तो उस केस में आप ये वाला लेफ्ट वाला कॉलम तो नहीं फिल करेंगे, आप राइट वाला कॉलम फिल करेंगे। राइट वाला कॉलम भी वो लोग फिल करेंगे जिनके रिश्तेदार का नाम 2002 में है। अब रिश्तेदार मतलब कौन? भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब नहीं है। सिर्फ 6 रिश्ते अलाउड हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, सिर्फ 6 रिश्ते अलाउड हैं। फादर मदर, मैटरनल फादर मैटरनल मदर, पैटर्नल फादर पैटर्नल मदर। मतलब वालिद वालदा, नाना नानी या दादा दादी, ये 6 रिश्ते में से किसी एक का नाम है तो आप राइट हैंड साइड के कॉलम में लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड के कॉलम में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नानी का नाम है तो आप यहाँ पे नानी का नाम लिख सकते हैं। अगर उनके एपिक कार्ड नंबर था उस टाइम पे तो एपिक नंबर लिख सकते हैं आप। नानी के रिलेटिव में नाम ऑब्वियसली नाना का होगा तो यहाँ पे नाना का नाम लिखेंगे। अब नाना और नानी के बीच में रिलेशन हस्बैंड का है तो यहाँ पे हस्बैंड लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप वो नाम ले रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखेंगे आप। तो इस तरह से आप 2002 के पार्ट फिल करेंगे। अब अगर इन केस आपका खुद का नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में, आपके वालिद का नहीं है, वालदा का नहीं है, नाना का नहीं है, नानी का नहीं है, दादा का नहीं है, दादी का नहीं है, तो फिर उस केस में आप लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों कॉलम खाली ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये लास्ट वाला पार्ट जहां पर आपको करंट डिटेल्स लिखना है, 2026 की डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ DD MM YY YY फॉर्मेट में,
देन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम या गार्डियंस नेम, फादर्स एपिक नंबर या गार्डियंस एपिक नंबर, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस आपके पास अवेलेबल है तो लिखना है। अब किस केस में अवेलेबल नहीं होगा? आपके वालिद का अगर इंतकाल हो चुका है और वोटर आईडी लिस्ट में से नाम डिलीट हो गया है, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड गुम गया है उनका, तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ जब लिखना है जब आपके पास अवेलेबल हो। मदर नेम वो मैंडेटरी है, मदर एपिक नंबर वो इफ अवेलेबल, अगर आपके पास है तो देना है। एंड देन द लास्ट पार्ट, यहां पर स्पाउस नेम और स्पाउस एपिक आईडी। स्पाउस नेम कब लिखना है? जब अगर मैरिड इंसान फॉर्म फिल कर रहा है तो, अगर अनमैरिड है तो ये वाला कॉलम, ये वाला सेक्शन भी ब्लैंक छोड़ेंगे आप। मैरिड है तो स्पाउस का नाम क्या होगा? अगर वुमेन फिल कर रहे हैं तो उनके अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अगर मैन फिल कर रहा है तो अपने वाइफ का नाम लिखेंगे। और एंड द सेम थिंग एपिक नंबर, यहां पर भी अगर मैन फिल कर रहे हैं तो अपने वाइफ का एपिक नंबर या फिर हस्बैंड का एपिक नंबर इन केस ऑफ वुमेन। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। फिल हो जाने के बाद आपको बीएलओ को दे देना है। बीएलओ फिर वो फॉर्म लेकर जाएंगे और जितने भी लोग फॉर्म फिल करेंगे वो सबका नाम, चाहे वो मैप्ड हो या अनमैप्ड हो, मतलब 2002 में आपका नाम हो या आपके रिश्तेदार का नाम हो या ना हो, उससे मायने नहीं रखता है। अगर आप फॉर्म फिल करके दिए तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में जरूर आएगा। फॉर्म फिल करके बीएलओ को दे देने के बाद आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आप चेक करना होगा। ड्राफ्ट लिस्ट कब आएगी? उसकी डेट है जुलाई 31। जुलाई 31 को ड्राफ्ट लिस्ट आएंगे। ड्राफ्ट लिस्ट में उन सब का नाम आएगा जो लोग फॉर्म फिल करके दिए हैं। अब यहां से जब आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद से प्रोसेस ईआरओ का शुरू होगा। यहां से ईआरओ का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बीएलओ का रोल कम हो जाएगा। अब ये ईआरओ कौन है वो तो देख चुके हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ईआरओ होते हैं। तो पहले तो ये समझ लेना है, आप जब आप फॉर्म फिल करके दे देंगे तो उसके बाद आप ये 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएंगे। ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आप ये 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप फॉर्म फिल करके दिए हैं और उसमें आप 2002 के डिटेल्स लिखे हैं तो आप मैप कैटेगरी में आ जाएंगे। आप फॉर्म फिल करके दिए हैं मगर 2002 के डिटेल्स नहीं दिए, मतलब 2002 के लिस्ट में ना ही आपका नाम था ना आपके रिश्तेदार, 6 रिश्तेदारों में से किसी का भी नाम नहीं था, तो आप अनमैप कैटेगरी में आ गए। अगर आप फॉर्म फिल करके दिए, सारे डिटेल्स लिख कर भी दिए, मतलब 2002 के डिटेल्स में या तो आपका नाम या 6 रिश्तेदारों में से किसी एक का नाम आप लिख कर दिए, मगर कुछ एनॉमलीज अगर आ रहे हैं तो आप मैप विद एनॉमलीज के कैटेगरी में आते हैं। अभी एनॉमलीज क्या है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एनॉमलीज के कैटेगरी में आए हैं। मोर देन 80 लाख वोटर्स तेलंगाना में एनॉमलीज के कैटेगरी में हैं। तो नोटिस किसको मिलेंगे? ये 3 कैटेगरीज में से जो लोग मैप है और कोई एनॉमलीज नहीं है तो उनको कोई नोटिस नहीं मिलेगी। वो लोग एनोमरेशन फॉर्म फिल करके दे देंगे, उसके बाद उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा, उनका नाम सीधा फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। तो मैप कैटेगरी को कोई परेशानी ही नहीं है, फॉर्म फिल करके दे दिए, दैट्स इट, उनका काम खत्म हो गया वहां पे। अब जो लोग अनमैप्ड रह गए हैं वो लोगों को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जो लोग अनमैप्ड रह गए, पहले हम अनमैप्ड की कैटेगरी देख लेंगे, फिर मैप विद एनॉमलीज की कैटेगरी देख लेंगे। तो मैप वालों को तो कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं है, अनमैप वालों को क्या डॉक्यूमेंट देना है? अब अगर कोई इंसान फॉर्म फिल करके दिया है मगर 2002 के डिटेल्स उसके नहीं थे, ना खुद का नाम था ना 6 रिश्तेदारों का नाम था, तो एनोमरेशन फॉर्म में वो 2002 के डिटेल्स नहीं लिखे, तो उस केस में अनमैप्ड हो जाएंगे। तो उस केस में कौन से डिटेल्स देना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा? उस केस में पहले तो नोटिस मिलेगी। नोटिस कौन ला कर देगा? नोटिस आपको आपके घर पे आपका बीएलओ लेकर आके देगा। वो नोटिस पे लिखा हुआ होगा कि किस तारीख को कितने बजे किस जगह पर आपको आना है। जैसे बिल्कुल पासपोर्ट ऑफिस में जैसे जाते हैं आप, डेट लिखी हुई होती, टाइम लिखा होता,
प्लेस पता होता है, तो ये तीनों चीज़ें नोटिस में लिखे हुए रहेंगे। तो उस तारीख, उस दिन, उस तारीख और दिए हुए टाइम पर, दिए हुए जगह पर आपको जाना होगा। अनमैप कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं मैं। साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा अनमैप कैटेगरी को, वो डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, आपका खुद का एक डॉक्यूमेंट। अगर आप 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं, तो 2 डॉक्यूमेंट देना होगा। एक आपका खुद का डॉक्यूमेंट, एक आपके फादर का या फिर मदर का, दोनों में से कोई एक का आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। और अगर आप 2002 के बाद, 2004 के बाद, 2 दिसंबर 2004 के बाद आप पैदा हुए हैं, तो उस केस में आपको 3 डॉक्यूमेंट देना होगा। आपका खुद का एक डॉक्यूमेंट, आपके फादर का एक डॉक्यूमेंट, आपके मदर का एक डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट देना है, ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट दिए तो चलेगा, यहां पर ईसीआई के लिस्टेड डॉक्यूमेंट में से ही एक डॉक्यूमेंट देना होगा। अब ईसीआई के लिस्टेड डॉक्यूमेंट कौन से हैं? ये ईसीआई के लिस्टेड डॉक्यूमेंट है। एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पे ऑर्डर issued to a regular employee, pensioner or of any central or state government PSU। मतलब ऐसी कोई आइडेंटिटी कार्ड अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, जैसे BHEL, BEL वगैरह कंपनी से, जो गवर्नमेंट के कंपनी से, अगर वहां पे आप काम कर रहे हैं तो आपको एक ID कार्ड दिया जाएगा। वो ID कार्ड आप सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट आपका हो गया, तो PPO ऑर्डर होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है। या फिर 1 जुलाई 1987 से पहले का इशू किया हुआ कोई भी ID कार्ड, सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU, कुछ भी 1 जुलाई 1987 से पहले का। ये 2 डॉक्यूमेंट थे। तीसरा डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? हैदराबाद के केस में बर्थ सर्टिफिकेट GHMC देता है, तो GHMC के द्वारा इशू किया हुआ कोई भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इन केस बर्थ सर्टिफिकेट अगर GHMC के इशू करा हुआ है आपके पास, तो वो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पासपोर्ट। नेक्स्ट कोई भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इशूड बाय रिकग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। रिकग्नाइज बोर्ड SSC बोर्ड है, इन केस ऑफ तेलंगाना SSC बोर्ड है, इंटरमीडिएट बोर्ड है, यूनिवर्सिटी JNTU, OU, जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है या फिर बोर्ड है, उनका दिया हुआ आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। PRC, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये तेलंगाना के केस में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट नाम का कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया जाता है, तो ये तेलंगाना के केस में लागू ही नहीं होता है। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, SC, ST या फिर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, BCE, BCD, BCC, BCB या फिर A, कोई भी चलेगा, बट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हुआ। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? यूजुअली ये कास्ट सर्टिफिकेट्स MRO इशू करते हैं, तो MRO का इशू करा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट भी वैलिड है। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये यहाँ पर लागू नहीं है, बिकॉज NRC तेलंगाना में नहीं हुआ है। फैमिली रजिस्टर, ये फैमिली रजिस्टर भी तेलंगाना में नहीं है, यहाँ पे भी कोई फैमिली रजिस्टर नाम का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अवेलेबल। एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आपको लैंड मिला है या हाउस मिला है, तो वो आप जो सर्टिफिकेट रहता है वो भी आप लगा सकते हैं। एंड देन आधार कार्ड। आधार कार्ड एज ए सिटीजन प्रूफ नहीं सबमिट कर सकते आप, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है। तो अगर आप आधार कार्ड सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड भी एक डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड के साथ कोई एक ऊपर जो भी लिस्टेड करे हुए डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स किसको सबमिट करना है? अनमैप कैटेगरी लोगों, जो लोग अनमैप रह गए उनको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो डिपेंड करता है आपके एज के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब जो लोग मैप्ड है उनको तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं देना है, उनको तो सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल करके दे देना, उनको कोई नोटिस नहीं आएगी, वो लोग का नाम डायरेक्टली ड्राफ्ट लिस्ट में भी आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली
फाइनल लिस्ट में भी आ जाएगा, मगर फॉर्म फिल तो करके देना है, मैप कैटेगरी में भी फॉर्म फिल करके देना है। अब मैप विद एनोमलीज क्या है? मैप विद एनोमलीज मतलब आप 2002 के डिटेल्स या तो अपने किसी फैमिली रिलेटिव के, जो 6 रिलेटिव है उसमें से किसी एक की डिटेल्स दिए तो है, बट लॉजिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो एनोमलीज में डाला जाएगा। अब एनोमलीज में किनका नाम लिस्ट होगा? ये कुछ टाइप के एनोमलीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका खुद का नाम 2002 में था, आप अपना नाम लिखकर दे दिए, बट आपका जो अभी का नाम है 2002 में जो नाम था उसमें कुछ मिसमैच है। जैसे कॉमन मिसमैच जो है MOHD 2002 में था, अब आप MOHA MMED कर दिए। पहले शेख SHAIK था, अब SHAIKH है। तो ऐसे स्पेल मिस्टेक्स अगर है तो ये नेम मिसमैच में आएगा, तो ये एनोमलीज केस हो जाएगा, एनोमलीज केस में आ जाएगा। या फिर आप अगर मैप करे हैं फादर से या मदर से, और आपके फादर या मदर जिससे भी आप मैप करें उनके बीच में एज गैप 15 साल से कम का हो गया या फिर 50 साल से ऊपर का हो गया, तो उस केस में भी एनोमलीज आ जाएगा। या फिर आप ग्रैंड पेरेंट से मैप करे हैं, मतलब आप रिलेटिव के डिटेल्स में आपके नाना नानी या फिर दादा दादी का नाम रखे हैं, तो उस केस में अगर आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट के बीच में जिससे आप मैप करें उस एज गैप अगर 40 से कम हो गया, या फिर आप जिससे मैप करवाए हैं, जिससे भी पेरेंट से या फिर ग्रैंड पेरेंट से, उससे वो जो पर्सन से आप मैप करवाए हैं आपके अलावा और 5 जने या फिर और 6 जने ऑलरेडी मैप करवा चुके हैं, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा लोग अगर मैप कर दिए एक पर्सन से, तो फिर वहाँ पे भी एनोमलीज आ जाएगा। या फिर 2 लोग अगर एक पर्सन से मैप करवा रहे हैं, 2002 में किसी की डिटेल्स है और उससे 2 जने मैप करवा रहे हैं और दोनों बोल रहे हैं कि मैं उनका सन हूँ या फिर डॉटर हूँ, और दोनों के बीच में एज गैप 9 महीने से कम का है, तो फिर वो एनोमलीज में आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनोमलीज में। अब किस चीज़ को एनोमलीज बोलते हैं ये तो समझ में आ गया। अब एनोमलीज का केस कैसे हैंडल होगा? जैसे अपन यहाँ पे देखे थे, वोटर 3 तरह के हो सकते हैं। मैप केस में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, अनमैप केस में ECI लिस्टेड डॉक्यूमेंट देना है बेस्ड ऑन आपके एज, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब मैप विद एनोमलीज अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से हैंडल किया गया है। जैसे फेज 2 में जो तेलंगाना का SIR हो रहा है, ये फेज 3 में हुआ। फेज 1 में सिर्फ बिहार में हुआ था SIR, फेज 2 में 12 स्टेट्स और UT में हुआ था, अब फेज 3 में तेलंगाना और दूसरे स्टेट्स और UT में हो रहा है। तो फेज 2 में जब SIR हुआ था तो उत्तर प्रदेश और दूसरे कुछ स्टेट्स में एनोमलीज, उस टाइम पे एनोमलीज को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम से बोलते थे। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी सेम है, एनोमलीज अब उसका नाम अलग रखे है बस। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हैंडल करने के लिए उत्तर प्रदेश CEO का स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगर एनोमलीज केस में नोटिस आती है, नोटिस तो इसमें भी आएगी, तो एनोमलीज केस में अगर नोटिस आती है तो कैसे हैंडल करना है? सिर्फ आपको कोई एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आपका नाम और आप जिससे लिंक करें उनका नाम एक साथ मेंशन हो। तो एक बार मैं क्लियर कर दूं, वोटर्स 3 टाइप के हैं। मैप केस में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अनमैप केस में ECI लिस्टेड डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट देना है डिपेंडिंग अपॉन आपका डेट ऑफ बर्थ। मैप विद एनोमलीज के केस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, कोई भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग जिसमें आपका नाम और आप जिससे मैप करें उनका नाम, दोनों का नाम एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने वालिद से मैप करें तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपका और आपके वालिद का नाम होगा, पैन कार्ड में आपका और आपके वालिद का नाम है। अगर आप नानी से मैप करे हैं तो आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके वालदा का नाम हो सकता है पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड में ऑप्शन होता है फादर या मदर का नाम। तो अगर आपके पैन कार्ड में आपके मदर का नाम है तो आप वो सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपके मदर का नाम होता है, या फिर SSC सर्टिफिकेट में आपके मदर का नाम होता है। तो कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका और आपके वालदा का नाम एक साथ होना चाहिए, और फिर वालदा का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उनका नाम और उनके मदर का नाम होना चाहिए। उनका भी आप पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं, या उनका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी सबमिट कर सकते हैं अगर उनके वालदा का नाम हो। बस किसी तरह आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है
लिंक इस्टेब्लिश करना है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया था, बट नोटिस तो दोनों केसेस में आएगी। नोटिस सिर्फ मैप वालों को नहीं आएगी, नोटिस मैप विथ एनोमलीज को भी आएगी, नोटिस अनमैप को भी आएगी। बट नोटिस अनमैप को जब आती है तो उस केस में ईसीआई लिस्टेड डॉक्यूमेंट भी देना है और ईआरओ के सामने जाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा, पर्सनली अटेंड करना पड़ेगा। आप या फिर आप किसी को भेज भी सकते हैं, रिलेटिव को, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट ईआरओ के पास जाना है अनमैप केस में। बट मैप विद एनोमलीज के केस में आपको पहले तो ईसीआई लिस्टेड डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं एज पर यूपीसीओ। उस डॉक्यूमेंट को आप उत्तर प्रदेश के केस में बीएलओस को ही हैंड ओवर करना था। तो मतलब मैप विद एनोमलीज के केस में उत्तर प्रदेश में ईआरओ के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना 13 डॉक्यूमेंट में से जो ईसीआई लिस्टेड 13 डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ी। बट ये यूपी के केस में था, उड़ीसा के केस में अलग हो रहा है। यूपी के केस में या फिर यूपी के साथ साथ दूसरे स्टेट्स में भी फेज 2 के स्टेट्स में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट सबमिट करने का था। बट उड़ीसा के केस में जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या फिर एनोमलीज अगर हो रही है तो वहां पंचनामा रूट ले रहे हैं लोग। पंचनामा रूट में सिर्फ एक सर्टिफिकेट की तरह तैयार किया गया है बीएलओ के द्वारा, उसमें सिर्फ आपको साइन करना होगा और आपके महल्ले के 2 जनों को सिग्नेचर करना होगा। ये उड़ीसा के केस में है। तो उत्तर प्रदेश के केस में कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना था बीएलओ को, उड़ीसा के केस में पंचनामा रूट जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वीडियो क्लिप भी अटैच कर रहे हैं, यूपी सीईओ का स्टेटमेंट एज वेल एज उड़ीसा सीईओ का स्टेटमेंट, ताकि आप चेक कर सकें। आज हम कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मंडल से भी मिले तो उससे भी लगा कि कुछ स्पष्टता का भाव है कि जो तार्किक विसंगति के नोटिस हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नोटिस हैं, उसमें क्या कार्रवाई होगी, किस तरह के दस्तावेजी साक्ष्यों की आवश्यकता है। तो इसमें काफ़ी हमने आसान कर दिया। एक तो हमने बीएलओस को कहा कि वो जब नोटिस जारी हो रहा तो उसमें सुनवाई का स्थान, समय और तिथि लिखी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पैरेलली हमने बीएलओस को भी कहा है कि आप मतदाताओं के घर जाकर आप नोटिस उनको, उसमें 12 या 13 ऐसे रिलेशन हैं जिनमें से किसी को भी हम देंगे तो सर्व हो जाएगा। जैसे खुद को दे सकते हैं, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, माता को, पिता को, ग्रैंड मदर को, ग्रैंडफादर को, अंकल को, आंट को, यानी काफी बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं है कि मतदाता नहीं मिला तो नोटिस सर्व नहीं होगा। नोटिस सर्व होने पे उसकी जो रिसीट है, पावती है, उस पर हस्ताक्षर कराने हैं जिस भी रिलेशन से आप नोटिस दे रहे हैं, और उसको फोटो एक अपलोड करनी है बीएलओ को। अपने ऐप से ही वो कर सकता है, बीएलओ ऐप से। उसके बाद क्या दस्तावेजी साक्ष्य लगाने हैं, ये भी इसमें काफ़ी आसान है। एक तो जो विगत एसआईआर था उत्तर प्रदेश में 2003 में, उसकी जो रेलेवेंट पेज का एक्सट्रैक्ट लगाना है जिससे मैपिंग किया, वो अगर उसी क्षेत्र का परिवार या रह रहा है वो लिस्ट तो बीएलओ के पास है ही, और अगर बाहर से कहीं कराना है तो उनके पास उनको देना पड़ेगा। दूसरा, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कोई डॉक्यूमेंट, यानी अगर पिता के साथ मैपिंग कराई और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ हो गया तो इवन आधार कार्ड जिसमें वोटर उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कोई डॉक्यूमेंट। और तीसरा, एक हमने अंडरटेकिंग बनाई है बीएलओ की, वो बीएलओ उस पर लिखता है कि मैंने मिलान कर लिया है, जो भी विसंगति थी वो इन कारणों से थी और ये सही है, और ये भी वो अपलोड करता है। और हियरिंग की अटेंडेंस, हियरिंग की एक फोटो करता है बीएलओ, और जो रिलेशन वहाँ जो उपस्थित है या वोटर खुद है, और उनके दस्तखत कराते हैं कि इनकी सुनवाई में उपस्थिति होगी। ये सब घर से ही वोटर के अपलोड कर देंगे तो ये सुनवाई कंप्लीट हो गई। क्योंकि इसमें वो 13 दस्तावेजी साक्ष्यों में से कोई साक्ष्य नहीं देना, क्योंकि इसमें किसी निर्धारित जगह पे, निर्धारित समय पे जाने की आवश्यकता नहीं। इसी वजह से पिछले दिनों में जब से हमने तार्किक विसंगतियों के नोटिस देने शुरू किए हैं, और वो हमारी जो गति बढ़ी है 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख की, उसका कारण ये है कि नो मैपिंग में थोड़ा स्पीड स्लो था और तार्किक विसंगतियों में स्पीड इसलिए बढ़ गया। तो एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि नो मैपिंग
में जब नोटिस है तो उसमें तो 13 जो दस्तावेज की एक सूची भारत निर्वाचन आयोग ने दी थी उसमें से एक दस्तावेज देना है और तार्किक विसंगति के नोटिस में केवल पिछले एसआईआर का एक्सट्रैक्ट देना है, रिलेशनशिप दर्शाता हुआ कोई दस्तावेज देना है और बाकी बीएलओ की अंडरटेकिंग जो बीएलओ खुद दे रहा है, इतना ही पर्याप्त है। सेटा तांको पाई गोटे तालिका तैयारी कर दीचु। बहुत किछि केस रे प्राय 60-80% केस रे गोटे छोटिया पंचनामा कर देले हेगला, गाँ लोक साइन कर देले हेगला, छोटिया एरर अछि तांकर नाटा भूल रे अछि, बायस भूल रे अछि बोली गोटे पंचनामा कर देले हेगला। अब तेलंगाना के केस में क्या होगा? सैटरडे जब तेलंगाना सीईओ का प्रेस मीटिंग हुई थी तो उस केस में उस प्रेस मीट में ये पूछा गया था कि अगर एनॉमलीज आती हैं तो कैसे हैंडल करना है या फिर वो डॉक्यूमेंट में से कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो तेलंगाना सीईओ ये बताए हैं कि जो ईसीआई लिस्टेड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होगा, उसके साथ साथ वहाँ पे क्योंकि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है तो कोई और डॉक्यूमेंट, कोई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। और उस टाइम पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये पूछा गया था, क्या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड मतलब बेसिकली राशन कार्ड ये अलाउड है क्या? तो वो बताए हैं कि गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि क्या लीगल हेयर सर्टिफिकेट अलाउड है? लीगल हेयर सर्टिफिकेट एमआरओ के थ्रू इशू किया जाता है, तो क्या वो भी अलाउड है? तो तब बोला गया कि डिस्क्रिशन ऑफ ईआरओ, तो ईआरओ के ऊपर डिपेंड करता है। దీన్ని అనుసంధానం చేసుకోవడం వరకు ఉపయోగపడింది సార్. అవుట్ ఆఫ్ 12 లిస్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ మన దగ్గర 3 లేవు కదా, ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్, నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అండ్ పర్మనెంట్ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్. వాటికి బదులు ఈ ఎంఐఎం పార్టీ వాళ్ళు పాన్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ అప్రూవ్ చేయాలని మీకు రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు సార్. దానిపైన ఏమైనా ప్రోగ్రెస్ ఉందా? వాళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు దట్ ఎనీవే ఫామ్లోనే మీకు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్లో మీకు నాట్ ఎగ్జాస్టివ్ అనే పదం ఉంది కాబట్టి కొన్ని గవర్నమెంట్ ఇష్యూ డాక్యుమెంట్స్ని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ని కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నాట్ ఎగ్జాస్టివ్ అనే ఉంది కాబట్టి ఈ 12 డాక్యుమెంట్స్తో పాటు ఇంకా అదర్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఇస్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్ కెన్ బి టేకన్. సార్ ఒక ఉదాహరణ చెప్పండి సార్. ఎలాంటి అవి ఆ 3 డాక్యుమెంట్ మన స్టేట్లో లేవు సార్. గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఎలాంటి డాక్యుమెంట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? స్టేట్ గవర్నమెంట్ అదర్ దాన్ 13 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎలాంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఎలాంటి డాక్యుమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? ఒక కొన్ని 1-2 కైండ్ చెప్పండి ఎట్లాంటి. 12 డాక్యుమెంట్స్తో పాటు నాట్ ఎగ్జాస్టివ్ ఉన్నారు కాబట్టి స్టేట్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఈ 3 మన స్టేట్కి సంబంధించిన కాదు, ఓన్లీ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్కి సంబంధించిన ఒకటి ఆ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వేరే అదర్ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఇస్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అది దాన్ని తీసుకోవచ్చు. లీగల్ హెయిర్ సర్టిఫికేట్స్ ఆన్సర్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అయితే ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఈఆర్ఓ. तो मोस्ट प्रोबेबली अभी वो तो कंफर्म नहीं हुआ है, ये 2 स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैप विद एनॉमलीज के केस में तो कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे उत्तर प्रदेश में या फिर दूसरे स्टेट्स में 2002 की डिटेल्स देने के बाद जो मैप हो जाने के बाद एनॉमलीज जो आए थे, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो बोले थे फेज 2 के दौरान, जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किया गया था, कोई भी डॉक्यूमेंट अलाउड बोले थे, तो हो सकता है कि तेलंगाना के केस में भी मैप विद एनॉमलीज के केस में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अलाउड किया जा सकता है। अनमैप के केस में हो सकता है कि वो 13 डॉक्यूमेंट में से ही कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जाए। बट अभी के लिए तो ये कंफर्म है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, वो कोई और डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये खुद तेलंगाना सीईओ का स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो अगर आप मैप हो चुके हैं और आप कोई एनॉमलीज में नहीं है तो उस टाइम पे तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, कोई आपको डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है। अनमैप केस में
तो वो 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेना ही बेटर है। मैप विद एनॉमलीज के केस में वो डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि जिससे आप मैप कर रहे हैं वो आपके रिलेटिव ही है, वो आपके जो भी आप रिलेटिव क्लेम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मैटरनल ग्रैंड मदर्स क्लेम कर रहे हैं, मतलब नानी अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो वो आपके नानी है, ये किसी डॉक्यूमेंट से आप साबित कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो एनॉमलीज क्लियर हो जाए। ये सब कुछ चलेगा नोटिस पीरियड के दौरान। ये नोटिस पीरियड कब से कब तक होता है? नोटिस पीरियड 31 जुलाई से लेकर 28 सितंबर के बीच में होगा ये नोटिस पीरियड। इस दौरान आपको नोटिस भी आएगी, इस दौरान आपको नोटिस का रिप्लाई भी करना है। अनमैप कैटेगरी में ईआरओ के पास जाके नोटिस का रिप्लाई करना है और साथ ही साथ 13 में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। वेरास मैप्ड विथ एनॉमलीज के केस में फेज 2 के दौरान उत्तर प्रदेश में या फिर दूसरे स्टेट्स में अगर मैप विथ एनॉमलीज केस में वहां पर बीएलओस को ही डॉक्यूमेंट देना था और डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है कि ईसीआई लिस्टेड डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट दिए तो चला था वहां पे। इवन वहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें भी आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं वो एक्सेप्टेबल था। तेलंगाना के केस में भी मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही होगा, बट स्टिल वो कंफर्मेशन नहीं है। बस इतना कहा गया है कि तेलंगाना सीईओ के ये बोले अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि दूसरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो आप लोग ऐसे वो हर एक डॉक्यूमेंट निकाल के रखिए जहां से आप प्रूफ कर सकते हैं, रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे आप लिंक कर रहे हैं अगर आप एनॉमलीज के केस में आ रहे हैं तो। ये हो जाने के बाद सितंबर 28 तक ये चलेगा प्रोसेस। उसके बाद अक्टूबर 1 को फाइनल रोल रिलीज होगी। फाइनल रोल में वो सब लोगों का नाम